हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वह अग्नाशय यानी चैप्टर 8 ये। और अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि, इसके बारे में आपने पहले भी स्टडी की होगी। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से पाचक ग्रंथि है, लेकिन ये क्या करती है, अंतःस्रावी के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। याद रखना, अग्नाशय क्या एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। और इसके अलावा क्या है, ये मुख्य पाचक ग्रंथि है। मुख्य पाचक ग्रंथि यानी ग्रहणी में जो पाचन होता है, आपको पता होगा ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। और ग्रहणी में जितने भी एंजाइम काम आते हैं वो किससे निकलते हैं, वो अग्नाशय से निकलते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य पाचक ग्रंथि भी है। अब मिश्रित ग्रंथि में आपने देखा होगा ऐसी ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इस प्रकार से अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। और उसके बाद हम देखते हैं ये ग्रंथि होती कहाँ पर है, तो ये पाई जाती है आमाशय के नीचे, और जो ग्रहणी रहती है उसके मध्य में। देखिए जैसे ये कृषिका, ये आमाशय और ये ग्रहणी। बाद में ग्रहणी नीचे मुड़ जाती है, जो बड़ी आंत केस में से निकलती है। इस प्रकार से अपना यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये यकृत रहता है, लीवर, द्विपालित होता है, ये दो पालियां होती है। यहाँ पर ये पित्राशय पाया जाता है, यहाँ से ये पितृवाहिनी निकलती है थोड़ी इधर घुमाव से, और यहाँ से ये यानी ये जो ग्रहणी है ना उसके नीचे से निकल करके, और इस प्रकार से ये एक पत्तेनुमा आकृति बनाती है। ये पत्तेनुमा आकृति बनाती है। और यहाँ पर जो होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यानी ये जो छिद्र होता है ये ग्रहणी में खुलता है, जिसमें से ये होता है ना लीवर यानी यकृत। यकृत से क्या स्रावित होता है, पितृरस, पितृरस। तो ये इसी के द्वारा इस ग्रहणी में मिलते हैं। तो यहाँ भोजन का माध्यम क्या होता है, अम्लीय होता है, यहाँ आमाशय में अम्लीय। लेकिन इसी पितृरस के कारण, जब पितृरस आकर के ग्रहणी में मिलता है ना, तो पितृरस के कारण ग्रहणी में कौन सा माध्यम हो जाता है भोजन का, क्षारीय माध्यम हो जाता है। ये तो पाचन तंत्र में स्टडी की थी हमने। यहाँ से इस प्रकार से ये संरचना निकलती है। तो ये है अग्नाशय। तो ये जो अग्नाशय होता है ये कहाँ पर है, ये ग्रहणी, पूरी पूरी जो घूम रही है ना, ये ग्रहणी, ये आमाशय, और ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय, तो इस प्रकार से ये अग्नाशय स्थित रहता है ग्रहणी के मध्य में। और ये जो अग्नाशय होता है आपने इसका देखा होगा, 15 सेमी तो क्या होता है, लंबा होता है, 15 सेमी लंबा, और 85 ग्राम, 85 ग्राम इसका वजन होता है, 85 ग्राम इसका वजन होता है। तो इस प्रकार से ये। अब देखते हैं, आपने देखा होगा पाचक ग्रंथि के रूप में, तो पाचक ग्रंथि के रूप में ये पित्तर ये करता है अग्नाशय रस। इसका पहले समझ लेना। देखिए अग्नाशय पाचक ग्रंथि के रूप में, और ये काम करता है फिर अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में।
तो पाचक ग्रंथि के रूप में इसमें स्रावित होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, 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 एमाइलेज, एमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज, कार्बोऑक्सीडेज, ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 12-13 एंजाइम निकलते हैं इससे। और ये पाचक ग्रंथि के रूप में, जो आपको पहले मैंने बता दिया था, पाचक इसमें पाचक तंत्र में। और अंतःस्रावी के रूप में, अंतःस्रावी के रूप में ये जो है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एल्फा, बीटा और गामा। गामा को डेल्टा कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कोशिकाएं, जिनसे फिर 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। और इनमें से एक हार्मोन होता है मुख्यतः, जो सभी जानते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन की बड़ी भूमिका रहती है। और इंसुलिन जो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड जो होता है ना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय ग्रंथि यानी अंतःस्रावी के रूप में हमारा फोकस है। अग्नाशय ग्रंथि, तो इस अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है लैंगरहैंस दीपिकाएं, दीपिकाएं, लैंगरहैंस दीपिकाएं। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यानी अग्नाशय में ग्रंथि जो होती है, उसके अंदर एक समूह होता है कोशिकाओं का। तो उनको सर्वप्रथम देखा था, उनको क्या नाम दिया था? लैंगरहैंस दीपिकाएं। और लैंगरहैंस जो दीपिकाएं रहती है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी? 3 प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 1 में एल्फा सेल, एल्फा सेल। दूसरी में होती है बीटा सेल, बीटा सेल। और तीसरी होती है डेल्टा सेल, इनको गामा सेल भी कहते हैं। या गामा, आप तो डेल्टा याद रखो। ये जो बन रहा है, देखो ये एस घुमाया इस टाइप से, ये डेल्टा का प्रतीक बन जाता है। तो ये डेल्टा सेल या गामा सेल। तो एल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, तो गामा कोशिकाएं। तो लैंगरहैंस दीपिकाओं में देखिए किस टाइप से होती है ये। यहाँ देखना आप, थोड़ा चित्र को यहाँ बता देते हैं इधर। जैसे अग्नाशय था, दोबारा देखना, ये अग्नाशय, अग्नाशय से एक काट निकाली, यानी एक टुकड़ा निकाला, उसको अभिरंजित करेंगे। तो रेल में संरचना इस प्रकार की होगी। और यहाँ पर ये बीच बीच में जो संरचना रहती है ना इसमें, तो ये होती है लैंगरहैंस दीपिकाएं। बीच में रक्त केशिकाएं रहती है, संयुक्त तक। और यहाँ बीच में भी ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है, फूल जैसी आकृति की। मैंने अंदर की तरफ, तो ये क्या है? लैंगरहैंस दीपिकाएं।
ये तो अग्नाशय ग्रंथि का टीएस काट है, टीएस काट यानी अनुप्रस्थ काट, इसका अग्नाशय ग्रंथि का। इसमें लिंग ग्रंथि में इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती है। कुछ तो अंडाकार कोशिकाएं रहती है, जैसे ये, कुछ ये छोटी कोशिकाएं रहती है, ये मध्यम आकार की कोशिकाएं ना, और कुछ बड़ी कोशिकाएं रहती है। ये तो ये जो बड़े आकार की कोशिकाएं, जैसे एक दो को बड़ा कर देते हैं, ये जो बड़े आकार की कोशिकाएं, बी मतलब बड़ा, बड़े से है ना, फिर बीटा कोशिकाएं ये, अर्थात बीटा सेल। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, बीटा सेल। ये क्या होती है, बड़े आकार की होती है, और कुछ होती है मध्यम आकार की, जो जो देख रहे हो ना, ये छोटी से ले लेते हैं, मध्यम आकार की। समझाने के हिसाब से ये तो ये मध्यम आकार में अंडाकार को लेते हैं, तो ये होती है एल्फा सेल, एल्फा सेल। अब बची बड़े, ये मतलब बड़े आकार की होगी, अब बची छोटे आकार की, ये वाली, तो एक छोटे आकार की होती है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। तो यहाँ देखते हैं, अगर देखा जाए एल्फा कोशिकाएं, तो ये क्या होती है, एल्फा कोशिकाएं सामान्यतः क्या होती है, ये मतलब एल्फा कोशिकाएं मध्यम आकार की होती है, मध्यम आकार। ये वाई समझा दिया, यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेन तो हार्मोन पे फोकस करना है आपको। तो देखिए, एल्फा कोशिकाएं क्या होती है, मध्यम आकार की, बीटा कोशिकाएं क्या होती है, बड़े आकार की, और सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, जो होती है ना, वो डेल्टा सेल है ना। ये इस टाइप से बीच में क्या है, लेंगरेंस दीपिकाएं हैं, ये लेंगरहेंस दीपिकाएं, लेंगरहेंस दीपिकाएं। और इनसे तीनों से अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखिए, एल्फा से स्रावित होगा एजी, तो ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है। इनसे होता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और इनसे स्रावित होता है सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो नाम देखिए, अगर इनको याद रखना कौन सी कोशिकाओं से कौन सा स्रावित होता है, तो इसे याद रख सकते हैं, ए जी, जैसे ग्लूकोगोन बनेगा ना, ग्लूकोगोन, इंसुलिन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन, ये तो नाम बना ए जी। देखो, जी का मतलब ग्लूकोगोन, बी आई, ए जी बी आई जी सा, क्योंकि इसको गामा भी बोलते हैं इसको, और सारा है ना, तो ए जी बी आई जी सा, सोमेटोस्टेनिन गामा बोलते हैं। तो क्या बनेगा, न्यू याद रखो, ए जी बी आई जी सा, ए जी बी आई जी सा। तो ए से तो ग्लूकोगोन, बी से इंसुलिन आ गया, तो ए जी बी आई है ना, जी क्योंकि गामा बोला ना, जी सा, ये सोमेटोस्टेनिन। इस प्रकार से हार्मोन स्रावित होते हैं। नाम पर आ रहा है ग्लूकोगोन, ये क्या करता है, ये रक्त में ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है, ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। और ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को यानी नियंत्रित, नियंत्रित का मतलब नहीं होता है कम, होता है कम स्तर रखे, मतलब
ग्लूकोज का कम करता है। ये यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ये ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है तो ये मानो किसमें बदल देगा, और दूसरे मतलब ब्लड में मिश्रित कर देगा। तो देखो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ये, मतलब वो अगर कोई मात्रा है ना ग्लूकोज की तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए मात्रा बढ़ाता है। लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये क्या हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, क्योंकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को ये नियंत्रित करता है, जबकि ये तो बढ़ाता है और ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यूँ मानिए ये ज़्यादातर क्या करेगा, जैसे हमारे शरीर में जो ग्लूकोज आ रहा है तो उसकी मात्रा को क्या कर देगा, मतलब बढ़ाता रहेगा, जबकि ये क्या करेगा, उसको नियंत्रित कर देगा। और इस सोमेटोस्टेनिन दोनों हार्मोन की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, यानी इनका संदमन करता है। किसका, इंसुलिन, इंसुलिन व ग्लूकागोन का संदमन करता है, यानी दोनों की मात्रा को नियंत्रित करता है, संतुलन बनाए रखता है। तो देखिए इंसुलिन जो हार्मोन है उसका मुख्यतः प्रभाव पड़ता है, अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं रह पाएगी और मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी नियंत्रित कर रहा है। तो इसका अगर कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और कौन सा, डायबिटीज मिलेटस नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलेटस, जिसको मधुमेह कहते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलेटस। एक स्वस्थ मनुष्य में, मनुष्य के रक्त में शर्करा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, 60 से 150 mg प्रति DL, मात्रा है DL, बड़ा भी नहीं लिखे तो बड़ा इसका ऐसे DL भी लिख सकते हैं। तो ये मात्रा होनी चाहिए। वैसे मतलब ज़्यादातर आजकल ही माना जाता है, लेकिन नहीं ना, कई जगह आपको 60 से 140 भी मिल जाएगी, तो 150 एवरेज माना जाता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में इसके बीच में होनी चाहिए। अगर 150 होगी फिर वो हानिकारक है, मतलब वो 150 नहीं होनी चाहिए। 150 से क्या होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए, तो स्वस्थ है। और अगर 140 भी आ गई ना तो फिर दायरे में आ जाएगा, कहाँ इसके भविष्य में क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से ये, तो ये अच्छी तरह याद रखना, हार्मोन की इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है, जबकि ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये अब ये यूँ मानिए कम कैसे करता होगा, ये नियंत्रित करता है। ज़्यादातर ग्लूकोज आया तो उसको काय में चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा ये, तो मात्रा नियंत्रित होगी। और ये क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन है ना, उसने तो ग्लाइकोजन में बदला था ग्लूकोज की मात्रा को, और अगर शरीर में कमी हो रही है ना, मतलब ऊर्जा की या शर्करा की, तो क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन को काय में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा, तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अच्छी तरह याद रखना, एक बार फिर देख लो, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन भी एक प्रकार की शर्करा है जो यकृत में संग्रहित रहता है, आवश्यकता पड़ने पर इसी से ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से ये दोनों ही जो है ग्लूकोज से जो मानो हमारे शरीर में संग्रहित शर्करा है, ये जो विपरीत परिस्थितियों में काम आती है। तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का जो संग्रह होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। और इस तरह से मान याद रखना। तो और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलेटस नामक रोग होता है, ये मात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार से और बाकी कल अध्ययन करेंगे।